नमस्कार दोस्तों, पीसी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 12वें दिव्यांग या दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन सूरत में किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसने रामनगर गांव में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। श्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में 1170.16 करोड़ रुपए की कितनी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है? तो 29 सड़क परियोजनाओं को। उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता साइन हुआ है? तो असम सरकार के मध्य। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी बन गई है? तो यह 7वीं कंपनी है। अगला प्रश्न है कि अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। जनवरी 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है? तो 8.2%। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत के शासक के मृत्यु के बाद भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक रहा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो न्यूजीलैंड सरकार के साथ समझौता हुआ है। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो अमेरिका के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया गया? तो असम में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? बेंगलोर में। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए? तो दक्षिण कोरिया के साथ। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वेनेजुएला से पुनः प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद लेखिका हैं को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से इनको पुरस्कृत किया गया। हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी। पेरू फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जॉर्ज फोसाती बने। किस राज्य सरकार ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना सरकार ने किन देशों से आने वाले जिप्सम बोर्ड एंड टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो चीन और ओमान से। तो आगे हम जानेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डंपिंग क्या होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो अपना प्यारा देश भारत। नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 7.8%। 7.8%। हमारा अगला प्रश्न है कि सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं प्रमोद अग्रवाल जी के बारे में कुछ पॉइंट्स। कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल की बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति सेबी ने मंजूरी दी है। तो प्रमोद अग्रवाल जी क्या थे? पहले कोल इंडिया के प्रमुख थे एवं प्रमोद अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ये एक पर्सनालिटी के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बीएसई के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यह एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने की थी। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है।
अर्जेंटीना ने किसकी सदस्यता खारिज कर दी? ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों, पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो देशों के नाम के पहले अक्षर से बना है। तो ब्रिक्स शब्द 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा दिया गया। यह ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का एक समूह था। बाद में दक्षिण अफ्रीका का एस अक्षर जोड़कर समूह को शामिल किया गया। ब्रिक की पहली लीडर बैठक 2009 में संपन्न हुई थी। आगे देखते हैं इसमें कि आखिर अर्जेंटीना ने क्यों खारिज कर दिया है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स नेताओं को पत्र भेजकर ब्रिक्स में शामिल न होने के फैसले से अवगत कराया। अगस्त 2023 में 6 नए सदस्य जुड़े थे। इससे कौन कौन? अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल किया गया। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान माइली ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की कसम खाई थी। इन्होंने अमेरिका और इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में जानना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, कब पहली बैठक हुई, कौन कौन से देश हैं, और हाल ही में अर्जेंटीना इससे अलग हो चुका है। द्वारका। गुजरात सरकार द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगी। तो गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा क्या होगा कि पर्यटकों को द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में माना जाता है कि समुद्र के नीचे खोया हुआ एक प्राचीन शहर है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। पानी के अंदर समुद्री जीवन को देखने के लिए पर्यटकों को पनडुब्बी में समुद्र से 100 मीटर नीचे ले जाया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से हुई है। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के बाद नियुक्त किया गया। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। गुरमीत सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। चीन ने डोंग जून को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जून पूर्व नौसेना प्रमुख हैं। डोंग जून ने ली सांगफू का स्थान लिया है और ली सांगफू पहले चीनी रक्षा मंत्री थे जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंध सूची में रखा गया है। तो नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8 रह गई है। जो हमारा कोर सेक्टर ग्रुप है या कोर सेक्टर है उसमें कितने सेक्टर्स को मुख्यतः रखा जाता है? तो 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 6 महीने के निचले स्तर 7.8 पर आ गया। कच्चे तेल और सीमेंट सेक्टर के उत्पादन में गिरावट के कारण कोर सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट आई है। सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो ये हमने भी देखा। इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आयात पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क है। मतलब कहने का जो आयात किए जाते हैं उस पे ये लगाया जाता है। यह डंपिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। डंपिंग के खिलाफ एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग का मतलब है किसी चीज के लिए घरेलू बाजार में ली जाने वाली कीमत की तुलना में उसी चीज के लिए विदेशी बाजार में कीमत का कम होना या विदेशी बाजार में कम कीमत लेना। डंपिंग में आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धी उत्पादों को नुकसान पहुंचाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी आयात पर अधिरोपित वह सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। काउंटर बिल्डिंग ड्यूटी ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित की जाती है जिन्हें मूल्य या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है। तो ये दोनों फैक्ट हमारे ख्याल से आपको पता होंगे। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स
का नया डिज़ाइन जारी किया है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आता है एपॉलेट्स। इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। कुछ ऐसा जो कंधे में सजाता है या उसकी रक्षा करता है। तो जो कंधे में जो पहने जाते हैं एडमिरल्स नौसेना से संबंधित है। नए डिज़ाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर के नौसेना दिवस के अवसर पर की थी इसकी घोषणा। इस नए डिज़ाइन में अष्टकोण नौसेना पताका से लिया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। नए डिज़ाइन में गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प को दोहराता है। अष्टकोण 8 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि का संकेतक है। तलवार राष्ट्रीय शक्ति की अत्याधुनिकता के लिए नौसेना के सार का प्रतिनिधित्व करता है। टेलीस्कोप निरंतर बदलती दुनिया में दीर्घकालिक दृष्टि, दूरदर्शिता, मौसम पर नज़र का प्रतिनिधित्व करता है। नए डिज़ाइन को अपनाना प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्राण देश की विरासत पर गौरव और गुलामी की मानसिकता को दूर करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो दोस्तों ये जो नया हमारा लोगो आएगा वो आप ये देख सकते हैं, आप गूगल पर टाइप कर। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं। ललन सिंह कौन है दोस्तों? तो ललन सिंह वर्तमान में लोकसभा के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेडीयू का गठन वर्ष 2003 में एक जनता दल के एक गुट, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी को मिलाकर किया गया था। जदयू या जेडीयू बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर राज्यों में एक राज्य पार्टी है। शरद यादव जेडीयू के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोस्तों ये रहे 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। आने वाले एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।